क्या मानव में पोषण चल रहा है? शुरुआत कहां से हुई थी? मुख से। मुख के अंदर क्या हुआ था? मुख के अंदर दांतों ने चबाने का कार्य किया था और लार ग्रंथि ने क्या निकाला था? लार रस निकाला था और लार को भोजन में मिलाने का कार्य जीभ ने किया था। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लार एमाइलेज। वह भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। अब भोजन का मुंह में पाचन हो चुका है। अब भोजन मुख से लेकर अमाशय तक एक नली से गुजरता है जिसे गर्शिका या ग्रास नली कहते हैं। वो इस तरह नहीं गुजरता। उस ग्रास नली में कौन सी गति होती है? कर्मा कुंचन गति। दो लड़कियों के नाम कर्मा और कहाँ रहती है? ग्रास नली में रहती है ना। उसके बाद में भोजन कहाँ पहुंचा? अमाशय में। अमाशय में क्या पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और श्लेष्मा की दीवार पाई जाती है। HCl अम्ल क्या करता है? भोजन में से जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, पेप्सिन को एक्टिव कर देता है और श्लेष्मा का क्या कार्य है? HCl से बचाना। यानी HCl जब ज्यादा निकल जाएगा और जब ज्यादा निकल जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाती है? HCl जब ज्यादा निकल जाता है तो एसिडिटी, यानी जिसको बोलते हैं अजीर्ण, बदहजमी, है ना, बदहजमी बोलते हैं वो वाला। उसके बाद में अब अमाशय में हो चुका है। अब किसमें प्रवेश करेगा? छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले इस भोजन को क्या बनाना पड़ेगा? सार्य। और ये काम करता है यकृत से निकलने वाला पित्तरस, लीवर से निकलने वाला पित्तरस छोटी आंत में चला जाएगा। अब सारी भोजन, अब भोजन में जो उपस्थित है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका क्या होगा? पाचन और अवशोषण होगा। ठीक है। उसके बाद में छोटी आंत क्या करेगी? लीवर और अग्नाशय से निकलने वाले या स्रावित होने वाले रस को क्या करेगी? प्राप्त करेगी। लीवर से कौन सा निकलेगा? पित्तरस। पित्तरस का एक कार्य तो हो गया भोजन को सार्य बनाना। दूसरा कार्य है वसा को तोड़ना, यानी वसा की मोटी मोटी या बड़ी बड़ी क्या होती है? गोलियां होती है, उनको छोटे रूप में पायस के रूप में तोड़ना, है ना, पायसीकरण करना। उसके बाद में अग्नाशय भी अपने अंदर से क्या निकालेगा? रस। और रस के रूप में 3 एंजाइम निकालेगा, लेट, एलेटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का। और एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। यही था ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट से तो ऊर्जा मिल चुकी है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बन चुका है और वसा वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में अभी बन के तैयार है। अब इनको पहुंचाने का काम कौन करेगा? रक्त करेगा। लेकिन रक्त से पहले जो छोटी आती है ना, आपकी छोटी आती है ऐसे वाले, हाँ बिल्कुल ऐसे रहती है बिल्कुल, लेकिन छोटी रूप में से सर्पिलाकार रूप में चिकड़ी हुई होती है। अब छोटी आंत की जो ये आंतरिक दीवार है, ये आंतरिक वाली दीवार है ना, आंतरिक दीवार, इस आंतरिक दीवार पर अंगुली के समान, छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर अंगुली के समान उभार जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें कहते हैं दीर्घरोम। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। दीर्घ का मतलब बड़ा और रोम का मतलब बाल। रोम का मतलब बाल, बिल्कुल बाल के जैसे ऐसी होती है। तो छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली के समान उभार जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम। ये दीर्घरोम क्या करते हैं कि छोटी आंत में क्या होगा? भोजन, वो पाचन का अवशोषण होगा ना, उनका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम क्या अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी अवशोषण ज्यादा मात्रा में हो चुके। तो दीर्घरोम का एक तो कार्य ये है। ये दीर्घरोम में जो अपनी है ना रक्त वाहिकाएं, यानी रक्त की नलियां, वो जुड़ी हुई होती है ज्यादा मात्रा में। किससे? दीर्घरोम से। ये दीर्घरोम जैसे ही किसको अवशोषित करेगा? प्रोटीन, वसा और जिनसे बन चुका है एमिनो अम्ल, ग्लूकोज बन चुका है, उनको लेगा और अवशोषित करके किसको देगा? रक्त की नलियों को। और रक्त की नलियों में क्या बह रहा है? रक्त लेगा और सभी के कोशिकाओं के पास पहुंचा देगा। ये काम होता है बस। ये रोज चलता रहता है, अभी भी चल रहा है और चलता रहता है हमेशा ये दीर्घरोम। यानी पाचन का कार्य कंप्लीट होने के बाद छोटी आंत में ये दीर्घरोम उनको लेते हैं और लेकर रक्त के माध्यम से पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो नलियां किससे जुड़ी होती है? रक्तवाहिकाएं दीर्घरोम से जुड़ी होती है। तो बस यही है दीर्घरोम के बारे में पढ़ना है कि दीर्घरोम क्या होते हैं कि छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर अंगुली के समान, अंगुली की समान क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं दीर्घरोम। दीर्घरोम का कार्य क्या होता है? दीर्घरोम अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम किनको लेकर?
प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को लेकर रक्त वाहिकाओं के द्वारा शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा देते हैं। बस यही तो तुम्हें चाहिए। और अब कोशिकाओं के पास पहुंच गया, अब कोशिकाओं के पास अलग प्रतिक्रिया होगी, वो तुम्हें एनर्जी बनेगी, वो श्वसन में आएगा। यहां तक अपना पाचन हो चुका है। दीर्घ रोम, अब तो लिखो दीर्घ रोम। छोटे हाथ में ये दीर्घ रोम, छोटी हाथ में। कल छोटी हाथी चल रही थी ना, छोटी हाथ में ये भी दीर्घ रोम। छोटी हाथ की आंतरिक दीवार पर, छोटी हाथ की आंतरिक दीवार पर अंगुली के समान उभार जैसी संरचनाएं होती है। अंगुली के समान उभार जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। उभार जैसी संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। अगला रो लगाओ। दीर्घ रोम का कार्य, दीर्घ रोम का कार्य तो दीर्घ रोम का पहला कार्य क्या है? अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। 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 दूसरा कार्य लिखो। जल प्लस भोजन को अवशोषित करके, जल प्लस भोजन को अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा देते हैं। जल प्लस भोजन को अवशोषित करके ये पहुंचाते हैं कि इनसे जुड़ी हुई रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं यानी रक्त की नलियां। जल प्लस भोजन को अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं के पास पहुंचा देते हैं। बस यही इसका दो कार्य है कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जल प्लस भोजन को अवशोषित करके कोशिकाओं के पास पहुंचा देते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि इन दीर्घ रोम से अधिक मात्रा में क्या जुड़ी हुई होती है? रुधिर वाहिकाएं यानी रक्त की नलियां जुड़ी होती है, जिनमें क्या बह रहा होता है? रक्त बह रहा होता है। वो एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और वसीय अम्ल उस रक्त में मिलके कहां पहुंच जाते हैं? कोशिकाओं के पास। अब पता करना होता है कि भाई किस अंग को कितनी एनर्जी की, वो किसको जरूरत है, तो उसको दे देते हैं। वो वैसे तो सभी अंगों को मिलनी चाहिए वो एनर्जी, वो जो मिला। अब कोशिका में जाके एनर्जी बनेगी वो। अभी तो कोशिका में होटल की प्रक्रिया, यानी आपने खाना मुंह से खाया, फिर पेट में देर तक पाचन प्रक्रिया चली, दीर्घ रोम लेके भेज दिए खून के पास। अब उसका काम कंप्लीट। अब काम किसका होगा? कोशिका करेगी काम। अब कोशिका जैसे वो बनाए ऊर्जा करे कुछ भी। और आपको यही पता है कि कोशिका में ऊर्जा कौन बनाता है? बताओ मेरे को, 9th में पढ़ के आ चुके हो। माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, बिल्कुल कोशिका में ऊर्जा वही बनाता है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसा कहता है कि मेरी भी क्षमता नहीं है, मैं बिना ऑक्सीजन के नहीं बना पाऊंगा, इसीलिए सजीव ऑक्सीजन लेते हैं, यानी श्वास की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए करते हैं ऊर्जा बनाने के लिए, बाकी श्वास लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम श्वसन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारी कोशिकाओं के द्वारा क्या बनानी होती है? ऊर्जा बनानी होती है। इस वजह से हमें ऑक्सीजन लेना अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन भी कहां जाएगी? पहले फेफड़ों के पास, वहां पे जो श्वसन नलिकाएं होती है उनके पास जाके। अब श्वसन नलिकाएं
देखो हो गए यहाँ पे दीर्घ में क्या हो चुका है, दीर्घ में भोजन को और जल को लेकर किसके पास दे चुके हैं, कोशिकाओं के पास में। अब कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने का काम कौन करेगा, माइट्रोकोन्ड्रिया करेगा। अब माइट्रोकोन्ड्रिया भी कहता है कि मैं बिना ऑक्सीजन की सहायता से नहीं करूंगा, इसलिए हम क्या लेते हैं, श्वास के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फेफड़ों को देते हैं, फेफड़ों से जुड़ी होती है श्वसन नलिकाएं, और श्वसन नलिकाएं कहां जुड़ी होती है, हार्ट से। कहां से, हार्ट से। और हार्ट में क्या फॉलो कर रहा है, ब्लड, यानी रक्त फॉलो कर रहा है। और रक्त जाएगा, ऑक्सीजन को लेगा, और रक्त जैसे ही पंप करेगा तो ऑक्सीजन सभी अंगों के पास पहुंच जाएगी और कोशिकाओं के पास भी पहुंच जाएगी और ऊर्जा बन जाएगी, है ना। अरे खाने के बाद में एनर्जी आती है, नहीं आती, मम्मी बस अब तो आजा, अब तो कुछ नहीं करना, बस मैं बैठ जाऊं, सोऊंगी अब। काम नहीं करते तुम कहीं तुम सोचो कि सर मैं तो खाना खाने के बाद एनर्जी आ जाती है और मम्मी की हेल्प करवाती है, नहीं करवाते हो, मम्मी बस अब आजा, सोऊंगी मैं, तुम ऐसे कहते हो क्या, हाँ मैं तो कह सकता हूँ, फिर भी बस अब आ जाओ तो कर लो, करता नहीं को, देखो देख भी लो, तुम तुम्हारे सामने में झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हो गया दीर्घ रोम का ना। अब यहाँ तो हो गई पूरी पाचन प्रक्रिया, छोटी आंत की हो चुकी है ये। अब छोटी आंत के बाद में कहाँ जाएगा, आ जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में पाचन का कोई कार्य नहीं होता, वहां पे ओनली जल और खनिज यानी जो बच गए होंगे उन तत्वों का क्या होता है, अवशोषण। यानी पूछता है जल व खनिज का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत में बस अवशोषण ही होता है, बाकी पाचन का कार्य कुछ भी नहीं होता। और बड़ी आंत के बाद में अब बचे हुए अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यही प्रक्रिया है। तो अपने पूरे शरीर की प्रक्रिया देख चुके हैं, मुंह से स्टार्ट की थी और कहां तक आ गए, बड़ी आंत तक। बड़ी आंत में क्या होता है, जल व खनिज का अवशोषण होता है ना। और बड़ी आंत के बाद में बचे हुए अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी आपने जो खाना खाया है उस खाने में कुछ फालतू की चीजें थी वो निकल जाती है, फिर निकलती है नहीं निकलती, हंसने की बात क्या है इसमें बताओ पहले तो। अपना शरीर है, अपना भोजन है, अगर तुम्हें भाई ऐसा लग रहा है तो मत निकाला करो भाई, इतनी सुंदर चीज है तो मत निकाला करो भाई, तुम्हें नॉर्मल बात है, होनी भी चाहिए। और ऐसा भी होता है यदि वो चीज नहीं होए ना तो अपेंडिक्स जैसी बीमारी हो जाती है, अपेंडिक्स, फिर इसको ऑपरेशन होता है उस चीज का। तो ये चीज रेगुलर होनी चाहिए, नहीं होती है तो फिर वही कहते हैं कि मेरे तो पेट खराब है, मेरे तो एसिडिटी वगैरह हो रही है, हाँ पेट की सफाई नहीं हो रही, तो वो चीजें होती है ना, फिर बीमारी हो जाती है वो तरह की। तो वो चीज होनी चाहिए, इसमें शर्माने की बात है, अपना शरीर है, अपने साथ ही हो रहा है, किसी और के साथ थोड़ी हो रहा है वो, और होना भी चाहिए, भगवान ने बनाया। नहीं होएगा, मैं तो पहले कराऊं, यदि इन चार चरणों में से कोई भी एक चरण नहीं होए तो तुम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। पाचन नहीं होगा तो नहीं जी सकते, श्वसन नहीं होगा तो नहीं जी सकते, परिसंचरण नहीं हो तो नहीं जी सकते, और लास्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि उत्सर्जन ना हो यानी बाहर नहीं निकले अपशिष्ट तो भी तुम्हारे लिए हानिकारक, तो भी तुम नहीं जी सकते। तो उसमें शर्माने की बात होता तो होता है बड़ी आंत के अंदर बस वो चीज होने के बाद में अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो लिख लो, तो अगर लिखोगे तो तुम लास्ट के अंदर बड़ी आंत कितने नंबर का है ये, 5 का कि 6 का, बड़ी आंत कौन से नंबर का है, क्या बोलते हैं इसको, बृहदान्तर। उसके बाद में इंग्लिश में बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बात है, गरिमा थोड़ी बहुत बढ़ रही है। 7.5 मीटर किसकी है, छोटी आंत की। अब 9 में से इसको माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 1.5, तो 1.5 किसकी है, बड़ी आंत की। अब इसको आप बोलोगे सर हम कंफ्यूज होते हैं कि बड़ी नाम तो बड़ी है और इसकी साइज कम है, तो देखो इसको ऐसे याद रखना कि इसके जिसका नाम बड़ा है उसके दर्शन छोटे हैं, यानी उसकी लंबाई कम है, और जिसका नाम छोटा है उसका काम बड़ा है, यानी छोटी आंत है लेकिन साइज बड़ी है 7.5। इसका नाम बड़ी यानी नाम बड़ा है लेकिन साइज छोटी है, तो 1.5 ऐसे याद रख लेना। तो बड़े हाथ में लिखो, तुम्हारे नहीं है वो मैं लिख पा रहा हूं। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। अगला रो लिखो, इसमें जल व खनिज का अवशोषण होता है, इसमें जल व खनिज का अवशोषण होता है, इसमें जल व खनिज का
इसमें जल व खनिज का अवशोषण होता है। इधर दिख जाएगा उधर, तुम क्या कर रहे हो? अरे इधर आकर दिख जाएगा, समझ नहीं रहेगा तुम्हें। आ जाओ इधर, सही कर और सही कर, छोड़ दो। देखो, अरे कोई बात नहीं तो, अरे कितना अच्छा मौसम हो रहा है तो वीडियो में आएगा फिर, है ना। अरे वीडियो में सारे तुम ही आओगे। सुनो, बड़ी हाथ में काम हो चुका है, बड़ी हाथ में हो चुका है काम, जल व खनिज का अवशोषण हो चुका है। सुनो मेरी बात, अरे आवाज आएगी, सुनो तो सही, आता हूं। देखो चुप जाओ, है ना। बड़ी हाथ में क्या होगा, बड़ी हाथ में जल व खनिज का अवशोषण होगा। देखो जल का अवशोषण कहाँ हो रहा है, बड़ी हाथ में ही हो रहा है, समझ लो पहले। अब जब आप खाना खाते हो, खाना खाने में उसके पाचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो जल का पूरा अवशोषण कहाँ हो रहा है, बड़ी हाथ में हो रहा है। जब आप खाना खाने के बाद में बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आप खाना वो पानी नहीं पीते हो, पानी कम पीते हो, उस दिन पानी पिया ही नहीं आपने, बाई चांस भूल गए, तो बड़ी हाथ में वो पानी क्या रहता है, स्टोर रहता है, तो बड़ी हाथ में से होता है। लेकिन जब आप तो पानी नहीं ले तो बड़ी हाथ में से निकल के आता है, वो बड़ी आदमी से निकल के आता है, और निकल के आने के बाद में फिर आप हो जाते हैं लूज मोशन। लूज मोशन ध्यान दे, दस्त रे उस बड़ी हाथ के कारण होते हैं, क्योंकि बड़ी हाथ किसका अवशोषण कर रही है, पानी का यानी जल का अवशोषण कर रही है। जब आप खाना खाने के बाद में पानी कम पीते हो या पानी की कमी हो चुकी होती है, तो बड़ी हाथ अपने अंदर से दे देती है, और बड़ी हाथ सोचते कि पानी आ ही नहीं रहा, तो बस वो पानी फिर भोजन के अंदर मिलके उसको आदमी वही लूज मोशन के रूप में निकलता है वो। इसलिए डॉक्टर बोलता है दवाई देने के बाद पानी ज्यादा पीना, पानी ज्यादा पीना, वो इसलिए कहता है क्योंकि बड़े हाथ में पानी की कमी हो चुकी है, उसने अवशोषण कर रखा था, आपने पानी पिया नहीं, बड़े हाथ ने अपने अंदर से निकाल दिया, वो लूज मोशन के रूप में निकल गए। तो वो होता है ना लूज मोशन का कारण, एक ये है बड़ी हाथ का। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, मानव में पोषण हो गया। भोजन कहाँ पहुंच चुका है, अब बना हुआ, यानी जो प्रोटीन थे, एमिनोमल थे, वो कहाँ पहुंच चुके हैं, कोशिकाओं के पास। अब उसको उसके द्वारा ऊर्जा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, श्वसन। तो आज तो लिखो मत, श्वसन समझ लो, श्वसन में क्या होता है। बड़ी आत्मा से इतना काम होता, तो मैं बोलना पाचन होता ही नहीं बड़ी आदमी। अब बंद कर लो तुम, लिखने का काम कुछ नहीं है, समझाना ही है बस मेरे को, क्योंकि वैसे भी अब तुम 4 दिन आओगे नहीं, 4 दिन बाद में तो फिर आप सत्संग की परिभाषा पूछे तो सत्संग की परिभाषा क्या बोलोगे, श्वास लेना। श्वास क्यों ले रहे हो आप, वेरी गुड, पूछ तो इसी से परिभाषा बना दूंगा मैं क्या, कि सजीवों द्वारा ऑक्सीजन को लेकर, सजीवों द्वारा ऑक्सीजन को लेकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, सजीवों द्वारा ऑक्सीजन को लेकर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सजीवों द्वारा ऑक्सीजन को लेकर भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
दोबारा देखो, श्वसन की परिभाषा बोल रहा हूं मैं, सजीवों द्वारा ऑक्सीजन को लेकर, हम भी सजीव है और भी सजीव होंगे, वो ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन को लेकर क्या ऊर्जा बनाने की जो प्रक्रिया है, भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ये मत बोलना श्वास लेना, श्वास तो सब ले रहे हैं, कई श्वास के द्वारा क्या CO2 भी ले रहे हैं, पौधे CO2 नहीं ले रहे क्या? लेकिन बनाते ना ऊर्जा, बनाते ना, तो बस तो फिर वही तो है कि सजीवों के द्वारा ऑक्सीजन को लेकर क्या भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अब देखो श्वसन में क्या होता है कि आप श्वसन में क्या लिए, ग्लूकोज लोगे ना, ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज काम आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज कहां बन चुकी थी? छोटी आंत में बन चुकी थी, और ट्रांसफर किसने कर दिया था? दीर्घरोम की नलिकाओं ने कर चुका था। अब मैं लिख देता हूं यहाँ ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? कार्बन के 6 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं ना, C6H12O6 होते हैं ना, तो कार्बन के 6 अणु होते हैं। ये कार्बन के 6 अणु जैसे ही कोशिका के पास पहुंचेंगे तो कोशिका के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, पढ़ा है कोशिका द्रव्य, उस कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज हो जाएगा। अब यहाँ कहां पहुंच चुका है? ये कोशिका द्रव्य में, ये लिख दिया मैं, किस में गया? कोशिका द्रव्य में गया। ये कोशिका द्रव्य ये ग्लूकोज को किस में बदल देगी? एक अम्ल होता है जिसे बोलते हैं पाइवर, ये नाम है उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, पाइवरेट, इस अम्ल में बदल देती है। इस ग्लूकोज के कार्बन के 6 अणुओं को कोशिका द्रव्य में जाने के बाद में कैसे बदल जाते हैं? पाइवरेट। ये कितने कार्बन के हैं? हाँ लो, 2 कार्बन के अणु इसमें चेंज हो गए। अब ये पाइवरेट सभी में होता है, ये चाहे से आप ईस्ट ले लो, बैक्टीरिया ले लो, कोई सा भी सजीव ले लो, सब में होता है। लेकिन इस जैसे कोशिकीय जीव ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, है ना, हम ऑक्सीजन लेकर करते हैं, है ना। तो देखो अब ये पायलट बन चुका है, सभी में बन चुका है, सजीव में बन चुका है ना। अब इसमें 3 कंडीशन होगी, एक तो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, दूसरे सजीवों के साथ होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी अनुपस्थिति में, और तीसरा होएगा ऑक्सीजन की कमी में, यानी ऑक्सीजन तो होगी लेकिन कम होगी, तो ऑक्सीजन की कमी में। अब देखो ये कब होगा, यानी हमने जो ग्लूकोज दी है छोटी आंत ने हमको बनाकर हमारी कोशिका को, वो कोशिका द्रव्य में आ जाती है, वहां जाकर वो एक अम्ल के रूप में पाइवरेट अम्ल में हो जाती है, जो दो कार्बन वाला अणु है। अब ये सब में होगा, कुछ सजीव होंगे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे, कुछ सजीव ऑक्सीजन की कमी में, और कुछ में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो किसका निर्माण होगा? अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम में होता है, ये हम के अंदर जो हमारे हम होते हैं जंतु उनमें, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब तो ये कौन करेगा? उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? इस पायरेट अम्ल को किसमें बदल देगा? इसमें बदल देगा ऊर्जा प्लस CO2 प्लस H2, यानी ये पायरेट अम्ल जैसे ही सजीव की कोशिका के पास गया तो जंतु है, जो जंतु सजीव हम है, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होएगा, तो वो ऊर्जा बनाएगा CO2 और H2O। अब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा जीव? वो होता है ईस्ट। कौन सा होता है? ईस्ट। वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस पायरेट अम्ल को किसमें बदल देता है? ऊर्जा बना लेता है, और क्या बनाता है? एथेनॉल बनाता ना, एथेनॉल। किण्वन की प्रक्रिया, बिल्कुल किण्वन की प्रक्रिया नहीं है क्या? ईस्ट द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया, वो ऑक्सीजन नहीं लेता, वो बिना ऑक्सीजन के ही बना देता है ये वाला। उसके बाद में ऑक्सीजन की कमी, ये भी सजीव में होती है, यानी कि जब हम ज्यादा काम करते हैं, जल्दीबाजी में काम करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों से क्या कम होने लग जाती है? ऑक्सीजन कम होने लग जाती है, तो यही पायरेट अम्ल यहाँ जाके हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के रूप में जाकर जमा हो जाता है। तब वर्क करने के यानी काम करने के बाद में हमारी मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है कि नहीं होता? ज्यादा वर्क कर जाते हैं तो मांसपेशियों में दुखने लगते हैं, कहते हैं कि मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरी कमर दर्द कर रही है, पैर दर्द कर रहे हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने वर्क किया है, ऑक्सीजन जो आपकी मांसपेशियों में सेव थी कोशिका के पास, उसने आपने यूज ले लिया, है ना। अब ऑक्सीजन क्या हो चुकी है? कमी। तो ये पायरेट अम्ल जाके किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में। ये लैक्टिक अम्ल में दर्द महसूस करवाता है, और क्या होएगा इसमें? ऊर्जा तो बनती है लेकिन कम बनती है, वो लैक्टिक अम्ल जाके वहां हो जाता है स्टार्ट, यानी ऊर्जा तीनों में बनेगी, इस वाले में बनेगी, इस वाले में बनेगी, इस वाले में, लेकिन सबके तरीके अलग है। लेकिन यहाँ सबके क्या है?
सेम है। यानी आपने जो ग्लूकोज लिया ऊर्जा बनाने के लिए, ये ग्लूकोज सभी सजीवों की कोशिकाओं के पास जाएगा। कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में इस ग्लूकोज को किसमें बदल दिया जाता है? पायरेटमल में। अब इस पायरेटमल के साथ अलग अलग क्रिया करेंगे। वो सजीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे वो हम हैं, और जंतु भी है, उनका माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऊर्जा में बदल देता है, CO2 निकालता है और जल। उसके बाद में इष्ट बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर देता है, उसको एथेनॉल ऊर्जा में बदल देता है। और ऑक्सीजन की कमी होने पर यानी ज्यादा वर्ग करने पर वो ऑक्सीजन हमारी मांसपेशियों से क्या होने लग जाती है? कम। और किस रूप में चेंज हो जाता है? वो लैक्टिक अम्ल में। यही है ना, इसलिए हमें क्या होती है? थकान महसूस होती है या दर्द का अनुभव होता है। ये प्रक्रिया होती है सब, यही होता है। अब इसके बारे में पूरा श्वसन के बारे में बहुत बड़ा है, ये भी लगभग 2 से 3 दिन लेगा सबका, सब करवाएंगे। अब तो इतना ही समझो कि हमने जो ग्लूकोज ली है वो ग्लूकोज कोशिका के पास गई, कोशिका से कोशिका द्रव्य में गई। अब सभी के पास कोशिका द्रव्य है, लेकिन कुछ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहे हैं, कुछ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कभी कभार क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी में होता है। तो यहाँ ऊर्जा अलग रूप में बनती है, नहीं ऊर्जा तो बनती है लेकिन अलग रूप में। यहाँ ऊर्जा इस रूप में बन रही है, और यहाँ ऊर्जा किस रूप में बनेगी? मेरे को बता सकता है? आप 9 पे पढ़ चुके हो कि यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनेगी किस रूप में बनेगी? किस रूप में बनेगी? किस रूप में? जैसे कि यहाँ लैक्टिक अम्ल के रूप में बनी है ये, यहाँ एथेनॉल के रूप में ऊर्जा बनी है, ये बनी है। यहाँ किस रूप में बनेगी? आपको पता है सबको, जिसे कोशिका की मुद्रा या कोशिका की ऊर्जा कहते हैं। किस रूप में बनेगी? कोशिका की मुद्रा। वो तो पूछता है कोशिका की मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा किसे कहते हैं? बताओ, आप पढ़ चुके हो 9th में, और आज ही पढ़ा गया हम 9th में, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तो आ गया समझ में? ग्लूकोज कहाँ गया? सजीवों की कोशिका के पास, कोशिका से कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य ने उस ग्लूकोज में बदल दिया पायरेट अम्ल में। अब पायरेट अम्ल सब में बन चुका है, इसमें भी बनेगा, हम में भी बनेगा, यानी सभी सजीवों में बनेगा, लेकिन सब अलग तरीके से काम करेंगे। क्या? बिल्कुल। यहाँ ऊर्जा किस रूप में निर्माण होगी? ATP के रूप में। बिल्कुल। यहाँ एथेनॉल के रूप में हो रही है या लैक्टिक अम्ल के रूप में हो रही है, इस दोनों प्रक्रिया हो रही है। तो ये इस तरह बनती है ऊर्जा। अब इसके अंदर बाह्य श्वसन क्या होता है? बाह्य श्वसन होता है, कौन सा होता है? कोशिकीय श्वसन कौन सा होता है? ये पूरा जो है यही क्या है? कोशिकीय श्वसन। अब बताओ, कोशिका के अंदर ही हो रहा है श्वसन या फेफड़ों के? मैंने फेफड़ों के बारे में बोला नहीं, कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर, क्योंकि कोशिका को भी ऑक्सीजन चाहिए होती थी ये ऊर्जा बनाने के लिए। तो इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। कोशिका के अंदर हो रहा है ना, कहीं बाहर करवाया मैंने, देखा? देखो, कोशिका के द्रव्य में हो रहा है, यानी कोशिका के अंदर हो रहा है ना। अब फेफड़ों के बारे में अलग से पढ़ेंगे, वो अलग ही है, लेकिन अब सबसे पहले यह है कि आपने जो भोजन लिया था, भोजन की प्रक्रिया हो गई थी, छोटी हाथ ने आपको दे दिया था। अब वो प्रक्रिया आगे क्या होगी? इससे बनती है एनर्जी, ऊर्जा। इससे तुम बहुत सारे वर्क करते हो, खेलते हो, कूदते हो, पढ़ते हो, ये पूरी ऊर्जा काम आ रही है आपके। ये वाली ऊर्जा सबसे ज्यादा अपने काम आएगी। ये वाली कब काम आएगी? जब आप कोई वर्क कर रहे हो, ज्यादा खेल रहे हो, खाना खा लिया, खेल रहे हो, उसके बाद में आपकी थकान महसूस होगी उस टाइम। ये किस में होता है? इष्ट में। क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन की थोड़ी करते हैं, लेकिन इष्ट बिना ऑक्सीजन के भी कर लेता है, उसको ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ती, वो बस अपने ये प्रक्रिया तो करता है, उसके बाद ऊर्जा बना लेता है। और मानव शरीर में होती है, जंतु को शरीर में होती है, इष्ट के में नहीं होती है। इष्ट कोई वो वर्क करने वाला थोड़ी है, वो तो अपना काम कर रहा था। वो ऐसा काम क्यों कर रहा है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन में? क्योंकि उसको CO2 चाहिए होती है, वो CO2 निकालता है, कहने का मतलब CO2 का यूज लेता है वो। इसलिए जब केक में डालते हैं ना वो ईस्ट पाउडर, तो CO2 निकालता है, उसकी वजह से वो केक फूल जाता है, ईस्ट पाउडर डाला जाता है उसमें। क्लियर? तो यदि शॉर्ट में लिखना चाहते हो लिख लो, बाकी सेक्शन का बाद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो नहीं समझाऊंगा मैं, ये नहीं समझाऊंगा, फिर दोबारा लिख ले। तो फिर क्या लिखा देगा? लिख ले इसको, ऐसे कैसे लिखाने का काम बाद में करूंगा।